बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान इकराम है। वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक कैरी करने जा रहे हैं, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो एप्लीकेशंस में से जो सेकंड एप्लीकेशन है ये वो है। इसमें क्या है, ना तो हीट एंटर्स और एग्जिट्स द सिस्टम। आपने क्या करना है, ना तो हीट को सिस्टम में एंटर करना है, ना हीट को सिस्टम में से एग्जिट होने देना है। ना हीट एंटर होगी ना एग्जिट होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल थर्मस फ्लास्क वाली है। उसमें क्या होता है, गर्म पानी अगर मौजूद है तो वो गर्म ही रहेगा, अगर ठंडा पानी मौजूद है तो वो ठंडा ही रहेगा। वजह क्या है कि उसमें ना तो हीट एंटर होती है सिस्टम में, ना वो हीट जो है ना वो एग्जिट होती है, तो वो उसकी बेस्ट एग्जांपल बनती है। तो क्योंकि ना तो हीट एंटर ना एग्जिट हो रही है, तो इस वजह से हम जो है ना Q इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। वजह क्या है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक है, Q का मतलब होता है हीट ट्रांसफर होना। तो जब हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या हुआ, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या मौजूद है, Q जो है ना वो किसके इक्वल आपने पुट कर देना, इक्वल टू 0 पुट कर देना। Q आपने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या रह गया, डेल्टा U प्लस वर्क। यहाँ से आपने क्या करना है, डेल्टा U को चाहे उठा के उधर ले आए या W को उठा के इधर ले आए। मैंने क्या किया, W को उस साइड लेके आए, यहाँ पे W वर्क जो है वो पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, और बाद में मैंने उसके साइड्स को इंटरचेंज कर दिया। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बनती है ये एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है। ठीक है जी। अब तीसरी इसमें बात है वो ये है, पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा था कि वहां पे जो इक्वेशन यूज हो रही थी वो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म दरमियान में एंटर हो गई है, वो क्या है, गैमा। पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये गैमा क्या है, ये दो चीज़ों की रेशो होती है जो आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा है, सी पी डिवाइडेड बाय सी वी। ठीक है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों की जो रेशो होती है उसे आप गैमा बोलते हो। ठीक है जी। अब चौथा पॉइंट ये है कि आपने जो भी प्रोसेस करना है, जो भी काम आप कर रहे हो, वो होना क्या चाहिए, रैपिडली होना चाहिए। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ाया गया था, आपको बाईसाइकिल पंप की एग्जांपल दी गई थी, तो आपसे ये बोला गया था कि आपने उसको रैपिडली कंप्रेस करना है। ठीक है, इतनी जल्दी कंप्रेस करना है कि वहां पे जो हीट क्रिएट हुई है उसको बाहर, सिस्टम से बाहर जाने का टाइम ना मिले। इसलिए आपने जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपने उसको परफॉर्म करना होता है तेजी से। ठीक है जी। इसके बाद आप ग्राफ पे आ जाए, तो यहाँ पे मैंने दोनों के ग्राफ्स ड्रा कर दिए हैं, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के भी और एडियाबैटिक के भी। आइसोथर्मल प्रोसेस की भी कर्व ही बनती है, एडियाबैटिक प्रोसेस की भी कर्व बनती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जैसे आपको ये डॉटेड लाइन से शो हो रहा है, ये आइसोथर्म है। ठीक है जी। और ये जो आपके पास ग्राफ बनता है एडियाबैटिक प्रोसेस का, उसे हम एडियाबेट बोलते हैं। ठीक है, इनमें से दोनों से ज्यादा जो स्टीप है वो एडियाबैटिक प्रोसेस वाली होती है, यानी एडियाबेट ज्यादा स्टीप होती है और जो आइसोथर्म होती है वो लेस स्टीप होती है। तो ये इनमें छोटा सा फर्क है। फिर आपने जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, वहां पे आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था। इसी तरह एडियाबैटिक एक्सपेंशन है और एडियाबैटिक कंप्रेशन है। अब मैंने यही वाली इक्वेशन को यहाँ पे उठा के लिख दिया, लेकिन अभी जो है ना, जो नेगेटिव साइन है मैंने वर्क के सामने लिखा, मैंने इस तरफ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन आप यूज कर सकते हो वो किसके लिए करोगे, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए यूज करोगे, वो आप एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए नहीं कर सकते, वो यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें वर्क क्या है, पॉजिटिव है। वर्क पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ है। यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो बाय द सिस्टम हुआ। ठीक है जी। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है बेटा जी, डिक्रीज हो रही। ठीक है जी। अब इसी को मैं पहले पूरा कवर कर देता हूं, फिर मैं यहां पे आता हूं। अब देखें, प्रेशर और वॉल्यूम का ताल्लुक एक्सपेंशन से। आपको देखें, एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो V के साथ में आप एरो लगा दे, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है जी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा सिंपल था। Q जो है ना, Q का पहले मैं बता देता हूँ। Q आपने यहाँ पे भी देखा, Q क्या है, 0, वो आप सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आ जाए टेम्परेचर पे। टेम्परेचर देखिए, इंटरनल एनर्जी जो है ना ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रही है, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है जी, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ने भी क्या होना है, डिक्रीज होना है। ठीक है जी।
एडियाबैटिक कंप्रेशन की तरफ आए तो यहाँ पे वर्क नेगेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको वर्क सिस्टम पे करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है जी, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है। और जो आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रही है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे प्रेशर में और वॉल्यूम पे आ जाते हैं। कंप्रेशन है, कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्यू आपको पता है वो जीरो है। और टेम्परेचर का ताल्लुक इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बेटा जी जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ प्रोसेस कैन बी रिट्रेस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आप प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सको, क्या करने के बाद, बाय रिवर्सिंग द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं उनको रिवर्स करने के बाद अगर आप प्रोसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सको तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। और सेम अगर आपने क्या किया, रिवर्सिबल प्रोसेस को आपको समझ आ गया, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा कि आपने कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स करना है, लेकिन फिर भी आप जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जा सकें, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल, ठीक है। इर यहाँ पे नो को शो कर रहा है, इसका मतलब नॉट रिवर्सिबल। तो आपने यहाँ पे भी कंट्रोलिंग फैक्टर्स को चेंज किया, ठीक है, यहाँ पे भी कंट्रोलिंग फैक्टर्स को रिवर्स किया, ठीक है जी। यहाँ पे रिवर्स करने से क्या हुआ, सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। यहाँ पे रिवर्स करने के बाद सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाया, तो इसका मतलब अगर तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाता तो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है जी। कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं उनको रिवर्स करना है, इसमें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाओगे, इरिवर्सिबल में आप बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते, ठीक है जी। ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो रिवर्सिबल है, ठीक है जी, आप उनको चेंज कर सकते हो, बार बार रिसाइकल होते जाते हैं। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल है, जो चेंज एक दफ़ा हो गया दोबारा वो जो है ना आप उसको रीगेन नहीं कर सकते, ठीक है जी। मैं इसकी बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन हुआ है, कहीं पे धमाका हुआ है, तो वहाँ पे वो जो धमाका छोटे से मटेरियल से हुआ तो आप सारे मटेरियल्स को इकट्ठा करके दोबारा छोटा नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है जी। इसके अलावा अगर इसकी एग्जांपल आप चाह रहे हैं तो वो आपके पास जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं वो बार बार आप रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स का जिक्र है वो बेसिकली क्या है, दो तरह के होते हैं, थर्मल इफेक्ट्स होते हैं और मैकेनिकल इफेक्ट्स होते हैं। थर्मल इफेक्ट्स का क्या मतलब है कि अगर आपने एक दफ़ा हीट दी है, ठीक है, अगर फॉरवर्ड प्रोसेस में आपने हीट दी है, ठीक है, तो रिवर्स प्रोसेस में वो हीट को रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है जी। ये थर्मल इफेक्ट्स में आ जाता है कि अगर आपने फॉरवर्ड में उसको हीट दी है तो बाद में वो हीट जो है ना रिलीज होनी चाहिए। और मैकेनिकल इफेक्ट में क्या होता है कि अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो रिवर्स प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब इन शॉर्ट वर्क किया है तो बाद में मिलना चाहिए, हीट दी है तो बाद में मिलनी चाहिए, ठीक है। रिवर्स हो गया, ये आपके पास दो फैक्टर्स होते हैं जिनको आप रिवर्स करते हो, ठीक है जी। इनको रिवर्स करने के बाद अगर आप दोबारा रिवर्स जो है ना सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है तो वो रिवर्सिबल होगा, अगर वो रिवर्स नहीं हो पाता तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा, वो बहुत स्लो होते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास ये प्रोसेस होता है बहुत रैपिड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड से होते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, स्लो लिक्विफेक्शन एंड इवेपोरेशन, ठीक है। गैस का पानी बनना और पानी का गैस बनना बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है जी। इसके कंपैरिजन में ऑल चेंजेस विच अकर सडनली और इन्वॉल्व फ्रिक्शन, ठीक है, जो जिनमें क्या होता है बहुत अचानक, यहाँ पे सडनली लिखा गया, सडनली का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से वो जो है ना वो चेंज होते हैं, तो वो इरिवर्सिबल में आता है। एक और यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। आपने जो मटेरियल को, गैस को या कोई भी मटेरियल उसको आपने कंप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है तो स्लो करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आप उसको फास्ट स्पीड से करेंगे तो वो इसमें नहीं आएगा, वो इसमें चला जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखिए, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया कि आपके पास जो बॉम्ब है अगर वो फट चुका है तो आप सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके दोबारा उसको जोड़ नहीं सकते, तो वो हाईली इरिवर्सिबल है। और ऑब्वियसली ये क्या है, बहुत रैपिड है, ठीक है जी। उसको ऑब्वियसली कोई घंटा नहीं लगता फटने में, वो बहुत जल्दी जल्दी वो फट जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा, वो हमारे पास क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में आपको सबको पहले से पता है कि डिवाइस होती है जो क्या करती है। जैसे मैं आपको पहले इसकी एग्जांपल से बताता हूँ कि बाइक है,
ठीक है। बाइक में आप क्या चीज़ उसको प्रोवाइड करते हो, पेट्रोल। अब पेट्रोल जो है ना वो क्या करता है, वो बर्न होता है। जब वो बर्न होता है उसकी वजह से क्या होता है, गाड़ी चलती है, ठीक है जी। बाइक जो है ना उसकी वजह से चलती है। तो क्या हुआ, डिवाइस है, ठीक है, जो आपके पास पेट्रोल इंजन है यानी हीट इंजन, कोई भी इंजन हो सकता है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, कन्वर्ट करती है। अब ये सम जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकती। सम थर्मल एनर्जी, थोड़ी सी जो हीट एनर्जी होती है उसको वो किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल वर्क में। गाड़ी का जो चलना होता है वो बेसिकली वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो वर्क है। तो आपके पास डिवाइस जो क्या करती है, जो आपके पास थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, उस डिवाइस का नाम हीट इंजन होता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है। तो ये दोनों जो इंजन मैंने अभी जिनके नाम लिए वो करते क्या हैं, इनको आप हीट प्रोवाइड करते हो। जो फ्यूल इसमें यूज होता है आप उसको बर्न करते हो, जब आप उसको बर्न करते हो उसकी वजह से गाड़ी चलती है। जब गाड़ी चलती है तो वो बेसिकली मैकेनिकल वर्क हमें प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है जी। अब सबसे पहला जो इंजन हमने डिस्कवर किया था, जो भी साइंटिस्ट था, स्टीम इंजन था, ठीक है जी। वो जो इंजन था उसका नाम स्टीम इंजन था, ठीक है जी। और वो आइडिया कहाँ से आया कि आप फॉर एग्जांपल, आपको मैं घर वाली एग्जांपल दे देता हूँ कि पानी अगर आप बॉयल कर रहे हैं तो पानी को आपने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है, तो जब वो बॉयल हो जाता है, काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है, तो उसकी जो लिड होती है ना, वो जो ढक्कन है वो मूव होना शुरू हो जाता है। अब आप तो मूव नहीं कर रहे, आपने क्या किया, आपने तो सीधे सीधे बस हीट प्रोवाइड की है उसे, ठीक है। अब हीट आपने प्रोवाइड की है, ठीक है, थर्मल एनर्जी यानी हीट आपने प्रोवाइड की, उसकी वजह से ढक्कन मूव हुआ है। ढक्कन का मूव होना इज मैकेनिकल वर्क। तो वहां से एक आइडिया आ गया कि आप एनर्जी को यानी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। आपने क्या करना है, हीट इंजन बनाने के लिए आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले का नाम है हॉट रिजर्वायर, ठीक है जी, जिसका दूसरा नाम सोर्स भी होता है। फिर आपके पास होता है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस जैसे आपके पास जो फ्यूल यूज होता है वो। और एक होता है कोल्ड रिजर्वायर, जिसका दूसरा नाम सिंक है। हॉट रिजर्वायर क्या होता है, जहां से आपने टेम्परेचर यानी एनर्जी को लेना है, ठीक है, जहां से आपने एनर्जी गेन करनी है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस वो है जो एनर्जी को गेन करता है, कहां से, फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर से, ठीक है जी। और जो कोल्ड रिजर्वायर है, यहाँ पे जो वेस्टेड एनर्जी होती है उसको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ कि यहाँ पे जिक्र हुआ है हॉट रिजर्वायर का। हॉट रिजर्वायर मतलब HTR का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, ये हॉट रिजर्वायर। LTR का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, इसकी जो एनर्जी है वो कम है। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T1 है, यहाँ का जो टेम्परेचर है T2 है। हमें बिल्कुल ये पता है कि जो T1 है वो T2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है जी। आपके पास T1 ज़्यादा है, T2 जो है ना वो कम है। तो आपके पास यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस है, गैस है, कोई भी फ्यूल हो सकता है, वो क्या कर रही है, हीट यहाँ से ले रही है। ये Q1 वो हीट है जो आप HTR से ले रहे हो, ठीक है जी। वो जो हीट है उसका कुछ पोर्शन कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कुछ पोर्शन जो है ना वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो हीट का जिक्र आ रहा है ना, यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है, ये सम का मतलब ही क्या है कि कुछ हीट, ठीक है, कुछ हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। बाकी जो ज्यादा आपके पास हीट होती है वो कहाँ रिलीज होती है, LTR। LTR क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल इंजन की बात कर रहे हैं, जो आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, तो ये एटमॉस्फेयर जो है ना वो आपके लिए LTR है, ठीक है। तो होगा क्या, 3 चीजें आपको चाहिए हीट इंजन रिक्वायर जिसके लिए बनाना है आपने। हॉट रिजर्वायर चाहिए, जिसका आप सोर्स बोल रहे हैं उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। कोल्ड रिजर्वायर जिसका आप सिंक बोलते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है। और वर्किंग सब्सटेंस जो यहाँ से हीट लेके यहाँ तक पहुंचाता है, ठीक है, और बाकी रास्ते में थोड़े से वर्क में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। ये यहाँ तक आपको मैंने 3 टॉपिक्स क्लियर कर दिए। अब आपके पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, इसी तरह आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहले मैं आपको इसका बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको क्लियर कर दूं। HTR जैसे आपको बताया गया कि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर, या इसे सोर्स भी बोल सकते हैं, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, ठीक है, इसे लो कोल्ड रिजर्वायर भी बोलते हैं, और साथ में इसको सिंक भी बोल सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है हमेशा ज़्यादा होगा, इसका टेम्परेचर हमेशा कम होता है। यहाँ से एनर्जी हमेशा गेन की जाती है, यहाँ से एनर्जी ली जाती है, ठीक है। यहाँ से जो एनर्जी ली जाती है उसमें से कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बाकी जो पोर्शन बचा होता है उसको आप LTR में रिलीज कर देते हो, वो LTR में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने Q1 वो हीट है जो HTR से मिल रही है, Q2 वो हीट है जो LTR में जा रही है,
ठीक है जी। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि Q1 और Q2 में से कौन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली Q1 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Q2, क्योंकि Q1 का कुछ पोर्शन बाद में वर्क में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी। और दूसरी जो बात है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, ये आपने कहाँ से ऑब्जर्व किया हुआ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है। यहाँ पे मैंने डेल्टा U इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब मैं आपको ये यहाँ से क्लियर करता हूँ कि ये जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे वो जो प्रोसेस है वो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब बार बार वो रिपीट हो रहा है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो 0 होती है। ये आपको कहाँ बताया गया है? इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में लास्ट में लाइन लिखी हुई थी कि जो साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो आपने डेल्टा U की जगह क्या पुट कर देना है? 0। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो हीट्स है ना वो 2 है, एक Q1 है एक Q2 है। अभी मैंने आपको बताया Q1 ज़्यादा है, Q2 क्या है? वो कम है। तो आपने दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए आप हमेशा ज़्यादा वाली हीट माइनस कम वाली हीट करते हो, आप कम माइनस ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे मैंने Q1 माइनस Q2 लिखा। Q की जगह मैंने Q1 माइनस Q2 लिखा इज इक्वल टू साथ में वर्क आ गया, बिकॉज Q डेल्टा U जो है ना ये क्या हो गया? 0। ठीक है जी, इसकी वजह से। अब ये आपके पास इक्वेशन है जो कि वर्क है। ठीक है जी, ये वर्क है। अगर इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें तो वो ये बनेगा Q1 इज इक्वल टू वर्क प्लस Q2। इसका मतलब ये Q1 हीट वो है जो कि आप HTR से ले रहे हो, उसका कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क में। और बाकी कहाँ पे वो जा रहा है? LTR में। बाकी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? LTR में जा रही है। ठीक है जी। जो प्रैक्टिकल इंजन है उसकी बात करें तो वो उसमें क्या होता है? आप हीट लेते हो फ्रॉम द बर्निंग गैस, ये बर्निंग फ्यूल, बर्निंग पेट्रोल और बर्निंग डीजल, उसमें से कुछ जो पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट होता है? वर्क में। ठीक है जी। बाकी जो आपके पास आपने गाड़ियों से धुआं वगैरह निकलते हुए देखा होगा तो वो सारा का सारा कहाँ जाता है? वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ठीक है जी। प्रैक्टिकल इंजन्स में आप एनर्जी गेन करते हो फ्रॉम द बर्निंग गैस, उसमें से कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट होता है और बाकी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है जी। 2 तरह के आपके पास इंजन कॉमनली यूज होते हैं, पेट्रोल इंजन होता है, डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25% है। ये एफिशिएंसी का क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, क्या फार्मूला है, वो कार्नट साइकिल में हम पढ़ेंगे। और जो डीजल इंजन है उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल इंजन, वो 35 to 40। ठीक है जी। अब हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट, लॉर्ड कैल्विन ने ये स्टेटमेंट प्रोवाइड की थी हमें। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस, कहने का मतलब है कि ये इम्पॉसिबल है, ये काम हो ही नहीं सकता। क्या? टू डिवाइस अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बताने के लिए, ऐसा प्रोसेस हो, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कौन सा प्रोसेस? विच वे कन्वर्ट हीट, जो क्या करे, मैं अभी यहाँ से ना ये पूरी लाइन पढ़ा हूँ, विच वे कन्वर्ट हीट इंटायरली इनटू वर्क। ठीक है, दरमियान वाले मैं बाद में बताता हूँ। क्या है? इम्पॉसिबल है एक ऐसा प्रोसेस बनाना जो क्या करे? हीट को कन्वर्ट करे इंटायरली इनटू वर्क, यानी जितनी आप यहाँ से हीट लेके आ रहे हो ना, यहाँ से जो हीट आ रही है वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। दोबारा से देखिएगा, कहने का मतलब है कि ये जो हीट Q1 आ रही है यहाँ पे, ये सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा कुछ जो हीट होती है वो रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप जो है ना 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो सारी के सारे वर्क में कन्वर्ट हो जाए, नहीं। उसमें से जो मेन पोर्शन होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? कि ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जो सारी की सारी हीट को कन्वर्ट किस में कर दे? वर्क में। ऐसा प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल रेजरवायर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे ये वाली डायग्राम को शो करूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे वो बताना ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो HTR है, ठीक है, यहाँ से सारी के सारी वो किस में चली जाए? वर्क में चली जाए। यहाँ पे LTR हो ही ना, ये कहने का मतलब है उनका। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिंगल रेजरवायर यूज़ करो। सिंगल रेजरवायर से कभी काम नहीं होगा, हमेशा 2 रेजरवायर्स होंगे। ठीक है, एक रेजरवायर जहाँ से आप हीट ले रहे हो, एक रेजरवायर जहाँ पे आपने हीट रिलीज करनी है। आप ये वाला सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है ना कि HTR से सारा का सारा जो आपके पास एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा HTR से एनर्जी ली जाएगी, वर्क में कन्वर्ट होगी, और कुछ पोर्शन जो है ना, सॉरी, मेन जो पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? LTR में जाएगा।
ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंगल रेजरवायर, ठीक है, सिंगल रेजरवायर को वो बस बात ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सिंगल रेजरवायर ही है, सेकंड आपके पास रेजरवायर ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस जो क्या करे, हीट को जो कि कहाँ से निकालेगी, सिंगल रेजरवायर से सारे के सारे किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में। सेकंड रेजरवायर होना लाजमी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ओशंस हैं और जो एटमॉस्फेयर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हीट मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी और जो ओशंस हैं उसमें भी, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, उस एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। ये हमारे लिए ये क्या कह लें कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारी की सारी जो हीट है, सारी की सारी भी छोड़ें, कुछ जो हीट है उसको भी हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह क्या है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल रेजरवायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि उसमें HTR नहीं है या LTR नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक नहीं हो सकता। तो देखें उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जब उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, HTR की। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसमें ना HTR है, LTR नहीं है, ठीक है, LTR नहीं है मतलब एक रेजरवायर है जो कि कौन सा HTR है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ओशंस और एटमॉस्फेयर की जो एनर्जी है उसको वर्क में कन्वर्ट कर सको, क्योंकि आपके पास है ही एक रेजरवायर। अगर आप किसी तरह एक ऐसा रेजरवायर बना लें जो कि LTR के तौर पे काम आ सके तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर जितना LTR बनाना या ओशंस जितना LTR बनाना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, ठीक है जी, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। कंक्लूजन जो आपको यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए वो क्या क्या है कि जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, कोई भी जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सारी की सारी जो हीट है उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको काफ़ी सारी हीट यहाँ पे रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर दूसरी बात ये Q1 इज इक्वल टू वर्क नॉट पॉसिबल, कि Q1 कौन सी हीट है, ये वाली, ठीक है, जो HTR से आ रही है, वो सारी के सारी वर्क में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो मैंने यहाँ पे बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Q2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q2 है ना ये 0 कह लें कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। आपके पास ये क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन 0 होना चाहिए, यानी LTR वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है जी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि LTR हो। लास्ट में पॉइंट क्या, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि LTR ना हो, सॉरी, ठीक है जी। इंजन जो है ना वो ऑपरेट नहीं कर सकते सिंगल रेजरवायर पे, अगर वो सिंगल रेजरवायर पे ऑपरेट कर रहे होते तो फिर जो है ना सारे के सारे जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाती वर्क में, ये वाला जो रेजरवायर है इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। आपके पास सिंगल रेजरवायर पे वो ऑपरेट नहीं हो सकते, आपको 2 रेजरवायर्स ही चाहिए, ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।